आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं जूझते हुए प्लेटफार्म पर पहुंचा, तब तक मुझे पता चला कि मेरी पहली ट्रेन निकल चुकी है और अब मुझे अंतिम ट्रेन का इंतज़ार करना होगा, जो काफ़ी लेट आएगी। जब तक स्टेशन पर ट्रेन ना आ जाती, तब तक मैं एक बेंच पर बैठकर आराम करने लगा। लेकिन बैठने से मुझे कहाँ सुकून मिलने वाला था, तो मैं उस प्लेटफार्म से बाहर आ गया और प्लेटफार्म एकदम नॉर्मल नज़र आ रहा था। बाहर या अंदर ऐसा कोई दृश्य भी नहीं था जो मुझे और भी यात्रियों को भयभीत कर सके। और उस समय तो मैं स्टेशन से काफ़ी दूर चला आया था, क्योंकि इस समय तक इंतज़ार करते करते मेरी आंखें ट्रेन को देखने के लिए तरसने लगी। तो मैं बाहर की तरफ को सीधा एक मॉल के पास पहुंचा, और उसके बाद जब मैं मॉल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। तो मैं भी चलता हुआ उसके पीछे दिखाई देने वाले एक बस स्टॉप के पास पहुंचा। दिखने में तो ये बस स्टॉप काफ़ी बड़ा ही दिख रहा था, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि दूर दूर तक इस बस स्टॉप पर मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। तो ये सच में हैरानी वाली बात थी। मुझे लगा कि शायद इस बस स्टॉप पर बस का आना जाना बंद हो गया है, तो यहाँ पर लोगों की मौजूदगी ना के बराबर होती है। और यही सोचकर मैं वापस निकलने लगा कि तभी मुझे कुछ लोगों की गुफ्तगू करने की आवाज़ सुनाई दी। और इस बार जब मैं पीछे पलटा तो मुझे उस बस स्टॉप के अंदर एक छोटा सा रूम दिखाई दिया। ये देखकर तो मैं एक पल के लिए दंग हो गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया था, और साथ ही रोशनी से जगमगाता हुआ वो कमरा भी नहीं था। तभी मैंने सोचा कि एक बार मैं इस कमरे की व्यवस्था देख लेता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर मैं छुपते छुपाते उस कमरे के पास गया, तो वहाँ पर कुछ लोगों के बीच मीटिंग चल रहे थे, और वो सभी लोग किसी को मारने की बात भी कर रहे थे। मगर मैं उनकी बातों को ठीक से सुन नहीं पाया, और फिर मेरी नज़र दरवाजे के सामने पड़े काले रंग के जूतों पर पड़ी। दरअसल वो जूते मुझे काफ़ी पसंद आ गए थे और किसी भी हालत में इनको अपनाना चाहता था। तभी मैंने सोचा कि मुझे कौन देखेगा। उसी वक्त मैं उन जूतों को पहनकर उस बस स्टॉप से निकल गया। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी की मौजूदगी नहीं है। दूसरी तरफ वो 3 से 4 लोग कुछ आपस में बातें भी कर रहे थे। इससे पहले कि मैं उस बस स्टॉप से निकल पाता कि मेरे पाँव के अंदर मुझे जलन महसूस होने लगी, और ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैर धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रहे हों। लेकिन मैं किसी तरह बर्दाश्त करता हुआ बस स्टॉप से बाहर निकल गया। मुझे बस स्टॉप से बाहर निकलने के बाद बड़ी खुशी हुई कि फाइनली मैंने जूते चुरा लिए, और उसके बाद मैं मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुँचा तो अब तक ट्रेन को आने में एक बहुत ही कम वक्त बचा था। मेरा सामान भी मैंने एक बेंच के नीचे छुपाया था, और स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई कि किसी कारण के चलते राजधानी एक्सप्रेस को आने में थोड़ा और वक्त लगेगा, यानी कि अब आधे घंटे की देरी से ट्रेन आने वाली है। और ये सुनकर मेरा माथा खराब हो गया, लेकिन अब इंतज़ार करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जब लोगों के कानों में ये बात पड़ी तो स्टेशन वीरान होने लगा। दरअसल स्टेशन पर मुसाफिरों की कमी होने लगी थी। सभी लोग जल्दी जल्दी बस पकड़कर घर पर जाना चाहते थे, लेकिन मेरा गांव यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर था, और मेरा सफ़र सिर्फ ट्रेन के लिए ही बना था, जिस वजह से मैं ट्रेन में ही जाना चाहता था। तो मैं इंतज़ार करने के लिए उस स्टेशन की उसी बेंच पर बैठा रहा जहाँ मेरा सामान रखा हुआ था। अब मैं उस बेंच पर बैठे बैठे उबने लगा था, क्योंकि काफ़ी वक्त बीत गया और अभी ट्रेन भी नहीं आई। हल्की सी नींद लेने के बाद जब मैंने अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमाया तो मैंने देखा कि इस स्टेशन पर लोगों की तादाद पूरी तरह से कम हो चुकी है। लोग अपने घर के लिए निकल चुके हैं। सिर्फ गिने चुने यात्री ही नजर आ रहे थे। ट्रेन को पहुंचने में मात्र 7 मिनट का समय था, और इसी बीच में खड़ा होकर अपना सामान एकजुट करने लगा। पटरियों के थरथर कांपते ही मैं खड़ा हो गया और बोगी में चढ़ने को तत्पर था। फिर उसके बाद बहुत ही जल्द ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। ये तो सबको पता था कि ट्रेन स्टेशन पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाली, जो कि पहले ही ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफ़ी देर से चल रही थी। मैंने उस बोगी के अंदर अपने कदम रखे जिसमें कोई यात्री नहीं था, और सच में ये देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि ट्रेन की एक बोगी पूरी खाली है। फिर बाद में मैंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और ट्रेन की उस बोगी में बैठ गया। बोगी में बैठने के बाद मैंने देखा कि वो पूरी की पूरी ट्रेन ही वीरान नजर आ रही थी।
चारों तरफ से जोरदार सन्नाटा और जंगलों के बीचों बीच से गुजरने वाली ट्रेन इस बड़े डरावने मौसम में अजीब लग रही थी और मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। दरअसल इस समय मैं देख रहा था कि ट्रेन एक जंगल के अंदर से गुजर रही थी। पेड़ पौधे और अजीब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही थी। वैसे भी जहाँ से ट्रेन गुजरती है उस दिशा में अमूमन हमें सन्नाटा ही मिलता है, क्योंकि लोगों की तादाद वहाँ एकदम कम होती है। लोग एकदम कम मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। एकदम वीरानियत का माहौल था। यहाँ तक कि हमारी बोगी के अंदर भी मेरे अलावा कोई भी मौजूद ही नहीं था। फिर मुझे उस बोगी के अंदर बीड़ी की गंध आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बीड़ी पी रहा है। लेकिन अब तक मैं इस ट्रेन के अंदर एक छोटी सी बोगी में बिल्कुल अकेला था। फिर ऐसा कौन था जो बीड़ी पी रहा है? यही सब जांचने के लिए मैं इधर उधर भटकने लगा। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मुझे सिर्फ गंध आ रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और चारों तरफ इस सुगंध का धुआं फैलने लगा और पूरी बोगी धुआं धुआं होने लगी। मुझे नहीं मालूम कि ये सब हो क्या रहा था, लेकिन इसी बीच जब मैं बाथरूम के पास गया तो मैंने देखा कि ये सब इस बाथरूम के अंदर से हो रहा था। फिर मैंने बाथरूम के दरवाजे को खटखटाया तो उसके अंदर से जूते पटकने की आवाज़ आई, मानो कोई अंदर मौजूद है। लेकिन वो मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे रहा था। मैं एक बार फिर दरवाजे को खटखटाने लगा। फिर मेरे कान में एक हल्की सी आवाज़ आई, तुमने आज जूते चुरा कर अपनी मौत को ललकारा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने किस गलती को अंजाम दिया है। मेरा दिमाग अब एकदम से हिल गया था और मैं झटके से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि किसी साधु की तरह नजर आने वाला एक आदमी जिसने भगवा रंग के कपड़े पहन रखे थे, उसकी आंखें काफ़ी अजीब दिख रही थी। वो एक बार फिर डरावनी आवाज़ में बोला, तुम्हें किसी के जूते नहीं चुराने चाहिए। तुमने उस चीज़ को ललकारा है जो मौत का कहर बन सकती है। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जब मैंने उस बाबा जैसे दिखने वाले आदमी को बाबा कहकर पुकारा तो उसने कहा, मैं इस ट्रेन के अंदर 17 साल से भटक रहा हूँ। मैंने भी तुम्हारी तरह नादानी करके इन खूबसूरत जूतों को चुरा लिया था, लेकिन इनकी हकीकत मैं कभी नहीं जान पाया और आज भी नहीं जानता। लेकिन इतना जानता हूँ कि ये जूते किसी मायाशक्ति के द्वारा संबंधित है जो एक बस डिपो के अंदर रखे गए थे। इनको मंत्रित करके बस स्टॉप में ही बांधा गया था, लेकिन तुमने इन्हें आज़ाद कर दिया। तभी उस आदमी ने अपनी जेब से बीड़ी निकाली और वो बीड़ी पीने लगा और उसके बाद मेरी आंखों के सामने ही झटके से बोगी से नीचे कूद गया। और ये देखकर मेरी आंखें फाटी की फाटी रह गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मुझे लगा कि वो मर चुका है। लेकिन जब दोबारा नज़र घुमाई तो पीछे वाले दरवाजे के सामने खड़ा था वो। और अब तक मुझे भी समझ आ चुका था कि यह कोई बला है और मैंने इन जूतों को अपने साथ लाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को अंजाम दिया है। मेरे हाथ और पैरों में कपकपी छूटी हुई थी। डर लग रहा था कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इसी बीच में उन जूतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें अपने पैरों से उतारने लगा। और जब तक मैं अपने जूते उतार पाता कि मुझे अपने पीछे से एक जोरदार धक्का लगा और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मेरा सर मेरे पूरे बदन के नीचे आ गया था तो गर्दन में दर्द होने लगा। लेकिन किसी तरह हिचकिचाते हुए मैंने उन जूतों को तुरंत ही मौके से बाहर फेंक दिया। और जैसे वो जूते मैंने बाहर की तरफ फेंके तो मुझे एक सुकून सा मिला। लेकिन ये सुकून बस कुछ क्षणों के लिए ही टिकने वाला था, क्योंकि उसके बाद मैंने देखा कि वो जूते सामने की तरफ वहीं पर टंगे हुए नजर आ रहे थे। इसका मतलब साफ था कि यह जूते सच में भूतों से निर्मित है और बहुत ही जल्दी मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब मेरे पास ट्रेन से नीचे जूते फेंकने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। तो मैं अपनी जगह से उठा और पहले तो मैंने देखा कि वहाँ पर चारों तरफ ऐसा कौन था जिसने मुझे धक्का मारा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक ही चमगादड़ों का एक झुंड उस बोगी के अंदर दाखिल हुआ। कुछ चमगादड़ मेरे मुंह पर आकर टपकने लगे और मुंह के ऊपर मुझे काटने जैसा महसूस हुआ। उनके हमले ने मुझे एकदम पीछे की तरफ धकेल दिया। मैं इस हमले को ज़्यादा देर तक सह पाने में सक्षम नहीं हुआ और ट्रेन की बोगी में एक सीट पर लेट गया। कुछ देर के लिए मेरी आंखें बंद हो गई और फिर जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि इस बार मैंने अपने सामने की तरफ एक बड़े ही विचित्र सा जीव को देखा। लेकिन ये कोई जीव नहीं था, बल्कि एक आदमी था जिसके सर से खून टपक रहा था। उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। जैसे उसने अपना मुंह खोला तो उसके अंदर से एक भयंकर बदबू निकल रही थी और उसके 2 दांत उसके जबड़े को चीरते हुए बाहर दिखाई दे रहे थे। और ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर था। इस वक्त मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और उस भयानक दांतों को देखकर अंदर ही अंदर घुटने लगा। मुझे पता था कि ये शैतान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा,
मगर एक कोशिश तो बनती थी। मैं दूसरी बोगी के दरवाजे की तरफ भागा तो मैंने देखा कि दरवाजे को बहुत ज़्यादा कसकर लॉक किया गया था और दूसरी तरफ उस भयानक आदमी के कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे, जो मेरी मौत का संकेत था। मैं बार बार अपने कदमों को पीछे हटा रहा था, लेकिन वो मेरे ऊपर काल बनकर मंडराने लगा। लेकिन इत्तेफाक से मुझे उस बोगी के अंदर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये नॉर्मल कदमों की आवाज़ थी। इस बार मेरी किस्मत मेरे सामने खड़ी थी। सच में अगर इंसान अपनी किस्मत के साथ हो तो कोई भी ताकत उसका अहित नहीं कर सकती। तभी मैंने देखा कि उस ट्रेन का टीटी बोगी के दरवाजे के सामने खड़ा होकर मुझसे टिकट मांग रहा था। मेरे पास टिकट तो था, लेकिन मैंने टीटी को मना कर दिया कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। तो उस टीटी ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे लेकर वो दूसरी बोगी में पहुंचा, जिसके अंदर पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। तब जाकर मैंने उसे टिकट भी दिखा दी और टीटी हैरान रह गया कि आखिर मैंने पहले उसे टिकट क्यों नहीं दिखाया। फिर मैंने उसे सारी बात बताई तो टीटी का माथा भी पसीने से भीगने लगा। टीटी ने वो जूते मांगे जो अभी भी मेरे बैग में डले हुए थे और फिर उसने उन जूतों के साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उस टीटी ने उन जूतों को एक बैग के साथ वहीं चला दिया और जैसे वो जूते चल रहे थे तो उस बोगी में मौजूद सभी लोगों ने देखा कि उन जूतों के साथ किसी के पांव जल रहे थे और दर्दनाक आवाज़ भी आ रही थी। दोस्तों, उन जूतों के पीछे की एक ऐसी दास्तां है जिसे सुनकर मेरे रोम रोम में उन जूतों का डर बैठ गया और जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।